हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोड लर्नर। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना टीसीएस का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे मेरा ऑफ़र लेटर मिल चुका है। मैंने इनफैक्ट आईपीए का एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया है एंड देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है एंड कब तक मेरा जॉइनिंग लेटर आता है। बट उसके पहले मैं आप लोग को मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, कैसा गया, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किस तरह का आंसर आपको करना है, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मुझे क्या क्या सुधार की ज़रूरत थी और आप लोग मेरे गलतियों से क्या क्या सीख सकते हो, वो सब कुछ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग के साथ क्या हुआ कि हम लोग गए, ठीक है। पहले तो हम लोग लाइन बना करके खड़े थे। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो कोलकाता गीतांजलि में हुआ था एंड अगर आप कोलकाता में हो तो आपका भी इंटरव्यू वहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं समय के काफ़ी पहले पहुँच गई थी, आधा घंटा पहले। तो वहाँ पर बहुत लंबा लाइन लगा था, तो हम लोग सबसे पहले लाइन में खड़े थे। फिर वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने हमें चेक किया। उन लोगों ने पूछा कि आपके पास क्या कोई पेन ड्राइव, लैपटॉप या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है फ़ोन के अलावा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेडफोन्स अलाउड थे। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद भी एक लाइन था, उस लाइन में हम लोग अंदर गए। फिर अंदर जाने के बाद हमें एक टोकन दिया गया था, ठीक है। उसे हमें ऐसे करके लगाना था अपने शर्ट के ऊपर। तो हम लोगों को वो टोकन मिला क्योंकि हम लोग टीसीएस में आए थे और वो लोग वो टोकन लेने के पहले हम लोग को जो इंटरव्यू का लेटर आया है वो लेटर चेक कर रहे थे, हम लोग का आधार कार्ड चेक कर रहे थे कि है या नहीं। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जा करके हम लोग को एक क्यू में बैठाया जा रहा था एंड वो क्यू लाइन बाय लाइन करके सब कोई फॉलो कर रहे थे। एंड जब क्यू में बैठे हो तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग के टाइम पे जिस इंटरव्यू में मैं गई थी देने के लिए, वहाँ पर क्या हुआ था कि लाइन को इस तरफ से जाना था, ठीक है। इस तरीके से सब कोई बैठे हुए थे। तो मैं जिस लाइन में बैठी हुई थी हम लोग को इस तरफ से जाना था, मतलब मेरा लाइन इस तरफ से होता, मतलब इस तरफ से लोग वन बाय वन करके ऐसे करके जाते। लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ था कि लोग उल्टे तरफ से जाना स्टार्ट कर दिए थे। तो बाद में वो जो अरेंज करवा रहे थे वो कुछ सेकंड के लिए बाहर गए थे, जिस वजह से सडन गलती हुआ। तो वो सबको बहुत डांटे थे कि तुम लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो, तुम लोग को अपना लाइन कम से कम इतना तो अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसे लाइन जा रहा है, किस तरीके से जाना है। तो वो सब भी थोड़ा ध्यान में रखना। एंड ऐसा मत करना कि तुम वहाँ बहुत ज़्यादा लीडर हो, तुम ही एकदम इंस्ट्रक्ट कर रहे हो ऐसे जाना है, नहीं। लेकिन अपने लाइन का केयर करना। तुम जिस लाइन में बैठे हो देखना कि सब कुछ सही जा रहा है या नहीं, क्योंकि वो बाद में बहुत चिढ़ गए थे बस इस वजह से। खैर, फिर उसके बाद हम लोग को बुलाया गया। बुलाने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट था उन लोगों ने लाइन बाय लाइन चेक किया और वो लोग मेरा जो थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट मुझे मिल गया था, लेकिन ऑनलाइन में मिला था। और मैं बता दूं, मैं एमसीए कर रही हूँ तो मेरे में 4 ही सेमेस्टर होता है। तो जो मेरा थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट था वो मुझे मिल गया था, बट वो ऑनलाइन में था। तो वो लोग कह रहे थे कि अपने ऐप में दिखाओ। मतलब मैं जेरोक्स निकलवा करके गई थी, बट उन लोगों ने कहा था कि ऐप में दिखाओ कि तुम्हारा इतना इतना मार्क्स ही है या नहीं है। तो आप लोग पहले से ही देख लेना फ़ोन में कैसे निकालते हैं, ऐप में कैसे निकालते हैं, मतलब आपके वेबसाइट पे जा कर के आप कैसे निकालते हैं वो सब भी देख लेना। तो मैंने वो वहाँ पर निकाल करके दिखाया। हम लोग का अपना वेबसाइट है, वहाँ पर गई। जाने के बाद वहीं पर से मार्क्सशीट आया और मैंने उन लोग को दिखा दिया ऐसे करके सीधे। तो उन लोगों ने देखा, फिर उन लोगों ने मार्क्स मैच वगैरह किया, वो सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद वो जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और जब वो मेरा चेक कर ली थी, सारा का सारा कुछ जब चेक कर ली थी, उस टाइम पर उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या तुम रियल एलोकेशन से ओके हो। तो मैंने कहा था हाँ मैं ओके हूँ। देन बस इतना ही हुआ। फिर उन लोगों ने मुझे फिर दूसरे रूम में भेजा। उस रूम में भी पूरा लाइन लगा हुआ था। फिर वहाँ पर एक सर आए, एचआर आए थे और उन लोगों ने पूछा, उन लोगों ने लाइन लाइन करके सबका नाम पुकारना स्टार्ट किया। तो फिर जब मेरा नाम आया तो 4 लोगों को एक साथ बुला करके लेकर के गए थे। तो वहाँ पर अंदर भी बैठ करके मैं वेट कर रही थी। और हाँ, इसके पहले अगर आप लोग को रेस्ट रूम यूज़ करना है तो उसके पहले यूज़ कर लेना, क्योंकि उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं होता, आप बैठे रह जाओगे। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था एक्चुअली, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मैंने सोची कि मैं खड़े होकर के चली जाती हूँ, उसी पॉइंट पे मेरा नाम बुला लिया गया था। तो फिर मैं गई और मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं गई इंटरव्यू देने के लिए। तो एक्चुअली मैं देखना भूल गई थी कि टाइम क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग बोलना है या गुड आफ्टरनून बोलना है। फिर मैं ऐसे करके अपने घड़ी को देखी और देखने के बाद पता चला नहीं 12:10 हो रहा है। तो उसके बाद मैं उसके हिसाब से पहले सबको गुड आफ्टरनून
आफ्टरनून विश की। ऑफ कोर्स वहाँ पर मेरा जो इंटरव्यू था उसमें एचआर, एमआर और जो टेक वाले थे वो तीनों के तीनों साथ में ही बैठे हुए थे। जो एमआर थी वो मैम थी और बाकी 2 सर थे, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद वो जो एचआर थे वो कुछ सेकंड्स के लिए बाहर गए हुए थे, शायद उनको नेक्स्ट सबका मतलब क्यू में जैसे जैसे नाम हो रहा था वो वही बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं गई और वहाँ पर मल्टीपल रूम्स में मल्टीपल इंटरव्यू हो रहा था, मतलब बहुत सारे रूम्स थे, सब में सबका अपना अपना इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर हॉबीज़ एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने हॉबीज़ मेंशन नहीं किया था, मैंने अपना फैमिली बैकग्राउंड मेंशन किया था। और वो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू लेके इस तरह से मेरा रेज्यूमे वगैरह ऐसे ऐसे करके वो देख रहे थे उस पॉइंट पे। तो जब मैं अपना हॉबी मेंटेन नहीं की, मतलब बोली नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि यू डिडंट मेंशन योर हॉबीज़। तो फिर उसके बाद मैंने अपना हॉबीज़ मेंशन किया। मैंने बताया कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना पसंद है एंड डांस वगैरह ये सब पसंद है, कोड करना पसंद है, ये भी मेरा हॉबी का पार्ट है, सब कुछ मैंने बोल दिया, ठीक है। बट उस पॉइंट पे मैं बहुत नर्वस हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही नर्वस हो जाना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग का 90 सेकेंड बहुत मायने रखता है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये मैंने 3 प्रोजेक्ट दिया था, 2 प्रोजेक्ट था जो मॉन्स्टैक के ऊपर था और जो मेरा एक प्रोजेक्ट था वो था AIML के ऊपर। तो उन लोगों ने पूछा मुझे कि विच प्रोजेक्ट यू डिड इन ग्रुप, तो कौन सा प्रोजेक्ट तुमने किया था। तो मैंने बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, ये प्रोजेक्ट ग्रुप में था, मैंने अपना एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो था वो भी डाला था। तो वो भी मैंने कहा कि ये मैं किसी के साथ नहीं की हूँ, मैं एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, तो उसके बारे में भी मैंने बताया कि मल्टीमीडिया इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप ऐसा करके उसका कुछ नाम है, उसमें मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और यही सब कुछ मैंने बताया उनको। और मेरा रिसर्च पेपर भी ग्रुप में था, तो उसके बारे में भी मैंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे सबसे पहले पूछा कि जावा एज योर प्राइमरी लैंग्वेज है तो मुझे थ्रेड के बारे में बताओ। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको थ्रेड के बारे में बताया। जैसे ही मैंने उन्हें थ्रेड के बारे में बताया, उन लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग पूछा, तो मैंने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में भी बताया। फिर उन लोगों ने पूछा कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो जो सिंपल आप लोग को कोड पता होगा वही कोड मुझे पता है, तो मैंने वो सिंपल बड़ा वाला जो कोड था वही लिख करके उनको दिखाया, मतलब बोल करके दिखाया, लिख कर नहीं दिखाया था, ठीक है। उसके बाद वो सब कुछ मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके कोड कर सकते हैं थ्रेडिंग का। फिर उन्होंने पूछा नहीं एक लाइन वाला कोड बताओ, तो एक लाइन वाला कोड तो मुझे लगा कि थ्रेड को आप लोग को जहाँ तक पता हुआ एक्सपोर्ट वगैरह भी करा जाता है, तो वो सब मैंने बताया। तो वहाँ पर बोला उन लोगों, उनके जो टेक थे उनके दिमाग में पहले से ही एक आंसर था ऐसा मुझे लगा, तो उन्होंने कहा था नहीं लेट मी टेल यू इट्स आंसर। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे अपना आंसर बताया, मतलब उन्होंने 2 लाइन का कुछ कोड बताया था मुझे। तो फिर मुझे समझ आया यहाँ पर से इंटरव्यू बिगड़ रहा है, पर ठीक है कंटिन्यू। फिर उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ पर वो थ्रेड का कोड शायद नहीं बता पाई, तो उन्होंने मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखने के लिए दिया था। तो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो इजी है लिख करके दिखा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पूछा API के बारे में बताओ, एज़ यू यूज़ API इन योर प्रोजेक्ट, तो मुझे API के बारे में बताओ। तो मैंने उन्हें API के बारे में बताया, API क्या होता है, किसे कहते हैं, सब कुछ बताया मैंने। इनफैक्ट फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि रिसोर्स कोड ऑफ API क्या होता है। तो उस टाइम पे जो ये वर्ड था रिसोर्स ना, यही मेरे दिमाग में आ गया था कि ये रिसोर्स होता क्या है, ठीक है। रिसोर्स वर्ड मैंने मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहते हैं उस पॉइंट पे, सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ। अब वो रिसोर्स बोल रहे हैं और वो रिसोर्स बोल रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी रिसोर्स आ रहा था। तो मैंने उन्हें कैट API, डॉग API, मैप API मैंने यूज़ किया था अपने प्रोजेक्ट में। इन सब API का एग्जांपल दे दिया कि API होता है। मैंने इनफैक्ट ये भी बताया किस तरीके से JSON फाइल में पहले होता है फिर वो कन्वर्ट होता है, ऐसे ऐसे करके, मतलब जितना मुझे उस टाइम पे याद था, जितना मैं पढ़ के गई थी घर से, मैंने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। API के बारे में A to Z मुझे जो उस समय याद आ रहा था सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट API को लेकर के इसके बिहाइंड एक बहुत ही फेमस थ्योरी है
कि मतलब सबको ही कहते हैं ना, बहुत लोगों से, जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ से ये चीज़ सुना होगा कि एपीआई वेटर की तरह काम करता है। आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वेटर को बुलाते हैं, वेटर को ऑर्डर देते हैं, वेटर आपका ऑर्डर लेता है, अंदर में जाकर के वो क्या कर रहा होता है आपको नहीं पता, पर अंदर में जाके आपका ऑर्डर जाता है, आपको खाना ला करके दे दिया जाता है। तो वो जो वेटर है ना, वही एपीआई है। इस तरीके से ही मैंने बताया था, मतलब जितना डिटेल में हो सका मैंने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो इतना कुछ बताने के बाद फिर भी वो सुन रहा है, मैं सारा बात वो सुने, मुझे बोलने दिए सब कुछ। उसके बाद कह रहे हैं आई एम आस्किंग अबाउट रिसोर्स, टेल मी अबाउट रिसोर्स। अब तो मुझे पता नहीं है, जितना आता था सब बोल दिया, मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि रिसोर्स कोड का मतलब सोर्स मतलब सिस्टम कोड भी हो सकता है, मैं उसे सिस्टम कोड के नाम से जानती थी। देन वो बोले लेट मी टेल यू इट्स आंसर इज 200। एंड जब उन्होंने मुझे बताया कि इसका आंसर 200 है, देन मुझे समझ आया, ओह अच्छा ये पूछ रहे हैं। तो अगर आपके साथ इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन करा जाए, आपको उसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो बिना हिचकिचाए निर्लजों की तरह पूछो डिटेल में कि आप आखिर पूछना क्या चाहते हैं। क्या इसका मतलब सोर्स कोड भी है, या कुछ लोग इसको सिस्टम कोड भी कहते हैं, या कुछ लोग रिसोर्स कोड मैंने सुना ही नहीं था, जो भी स्टार्ट होता था मेरे दिमाग में ऐसे स्टार्ट होता था उसके लिए, ठीक है। यहाँ मेरा गया, अब जिस पॉइंट पे मेरा गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुमने अपने रेज्यूमे में गिटहब डाल करके रखा है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरा सारा जितना भी प्रोजेक्ट है वो गिट पर ऑलरेडी मैंने पुश करके रखा है। फिर उन्होंने गिट का वही गिट ब्रांच वगैरह वगैरह कोड पूछा, किस तरीके से इंसर्ट वगैरह करवाते हैं, अगर मुझे किसी और को एक्सेस देना है तो वो मैं कैसे करूँगी, या ऐसा कुछ है डाउनलोड वगैरह करना हुआ, तो वो सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा था। मतलब गिट के बारे में बहुत ही अच्छे से पूछा था, जिसे मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गई थी। मुझे लगा था गिट के बारे में क्या ही पूछ लेंगे, लेकिन ठीक है, क्योंकि गिट में तो रेगुलर बेसिस पे मैं रहती हूँ, मतलब रेगुलर बेसिस पे ही मैं कमिट कर रही हूँ, तो मुझे याद रह रहा था। तो ठीक है, मेरे दिमाग में जो भी था मैंने बोल दिया, उनको बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। उन्होंने डायरेक्ट बहुत फ्रिक्वेंटली मुझसे सब कुछ पूछा था, और उसी बीच में जो वो एचआर थे वो आ गए थे, ठीक है। तो वो एचआर आए, तो एचआर आने के बाद वो जो टेक वाले थे उन्होंने कहा कि उनका हो गया है, अब वो पूछ लें ऐसे करके। तो उन्होंने जब पूछा तो फिर मुझे वहाँ पे फील हो रहा था कि मेरा जो टेक राउंड था वो अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है। पर क्योंकि मेरा एचआर राउंड, एमआर राउंड और टेक राउंड ये तीनों साथ में हो रहा था, तो ऑफकोर्स एचआर मुझसे क्वेश्चन करेंगे और एमआर भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरा पूरा ऐसे था, मेरा मुंह तो ऑलरेडी बन चुका था। एचआर के आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्राइमरी लैंग्वेज क्या है। तो जैसे उन्होंने पूछा कि मेरा प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, मैंने कहा जावा है एंड ऑल। तो उन्होंने कहा तुम्हारा प्राइमरी लैंग्वेज जावा क्यों है, तो उसका मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। मैं घर से ही पढ़ के गई थी ये चीज़, यही इकलौता चीज़ था जो मेरा मैच करा, जो मैं घर से पढ़ के गई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा तो फिर ये क्या पूछा था उन्होंने, हाँ उन्होंने मुझसे पूछा था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। तो उसका आंसर मैंने करा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। हालांकि वो एचआर थे, पर फिर भी उन्होंने जावा से मुझसे क्वेश्चन करा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, फिर मैंने सब कुछ अच्छे से बताया था, वो भी हाँ हाँ कर रहे थे, तो उनको समझ आया, मुझे समझ आया कि वो मेरे आंसर से खुश हैं, ठीक है। और वो टेक वाले पर ऐसे करके बैठ रहे थे, ठीक है, बैठे हुए थे, ठीक है। तो मैं उनको भी देख रही थी, उनको भी देख रही थी, और जो एमआर वाली मैम थी वो ठीक मेरे जस्ट बगल में बैठी हुई थी, ठीक है। तो मैं उनको भी देख रही थी बीच बीच में, पर उनके तरफ मैं ज़्यादा नहीं देख पा रही थी, मैं इन्हीं दोनों को देख रही थी, ठीक है। तो अब वो दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, तो मैंने बता दिया। ये आंसर मेरा अभी तक का सबसे अच्छा आंसर था, ठीक है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से दिया था। फिर वो जो सामने एचआर थे वो खुश हो गए थे मेरा आंसर सुन के। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना, उससे मैं दुखी हो गई थी। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ द CEO ऑफ TCS, और मेरा आंसर था आई डोंट नो। क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था कि TCS का CEO कौन है, तो ठीक है, मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ के, मतलब तुम क्या पता करके आई हो कंपनी के बारे में। तो मैं सब कुछ पता करके गई थी, मैं लिटरली सब कुछ पढ़ के गई थी कि TCS का हेड ब्रांच कहाँ पर है, मतलब मुंबई में हेडक्वार्टर, और उसके बाद कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1968, मुझे अभी याद नहीं है, उस टाइम पे मुझे याद था, बट आई गेस 1968 में ही हुआ था। यही सब कुछ मैं पढ़ के गई थी। और
फाउंडर कौन थे और कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ मैं पढ़ के गई थी। मल्टीनेशनल कंपनी है, और भी इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ है, एक दो जगह का नाम पढ़ के गई थी, ये सब कुछ पढ़ के गई थी। इंडिया में सबसे बड़ा आईटी हब है, ये सब कुछ पढ़ के गई थी। तो मैंने बताया ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कि मैं ये सब कुछ पढ़ के आई हूँ, लेकिन मैं TCS के CEO का नाम पढ़ना भूल गई हूँ। क्या कर सकते हैं इस मामले में। लक भी इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे मैं क्या कहूँ अब इस मामले में, छोड़ो, ठीक है। तो CEO ऑफ TCS कौन है, पढ़ के जाना तुम लोग। उसके बाद वाई TCS नॉट विप्रो एंड इन्फोसिस, उन्होंने ये क्वेश्चन करा था। तो मैंने कहा था कि TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है, TCS एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये TCS बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और मैं स्टार्टिंग से ही TCS में ही जाना चाहती थी। और ये सच है, मैं स्टार्टिंग से TCS में जाना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे सीनियर्स का और बहुत लोगों का करियर TCS से स्टार्ट होते हुए देखा था, और उनका एंडिंग बहुत अच्छा है। मतलब स्टार्टिंग TCS से हुआ, बट नेक्स्ट वो लोग आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ पर्सनली, तो मुझे पता है TCS से शुरुआत होना एक बहुत बड़ा बात है। हालांकि क्योंकि देखो, बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छी कंपनी नहीं आती है, और वहाँ पर जहाँ पे TCS है, मतलब TCS का वैसे भी मैंने ऑफ कैंपस ही दिया था, ऑन कैंपस में मेरा मतलब ऑन कैंपस मेरे कॉलेज में नहीं आई थी, तो फिर मैं ऑन कैंपस का सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर ऑफ कैंपस गई, तो और मतलब TCS एक अच्छी कंपनी है जो अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। यही सब मैंने कहा, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो जिस पॉइंट पे मैंने कहा ना फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उन्होंने इस पॉइंट पे भी मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम TCS। फंस गए हम, फिर से फंस गए हम, और लिटरली इसका कोई आंसर नहीं था मेरे पास। फिर भी मैंने कहा नहीं, TCS का ट्रेनिंग अच्छा होता है, और बाकी सब मैं बोलने लग रही थी। मुझे लगा चीज़ें घूम जाएंगी, नहीं घूमी, पर वो बोली नहीं नहीं, ट्रेनिंग वगैरह का बात नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताओ कि किस तरह का वर्क फ्लेक्सिबिलिटी का एक्सपेक्टेशन है तुमको TCS से। तो ऑनेस्टली ये चीज़ मैंने अपने सीनियर से सुना था कि तुम्हारा टाइमिंग पूरे तरीके से तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और वहाँ पर भी अगर तुम्हारा काम हो जाता है तो तुम अपने घर आ सकते हो, ठीक है। अपना अगर तुम्हारे साइड का काम हो चुका है, यानी TCS मेनली फोकस करता है तुम्हारे काम के ऊपर, ना कि तुम क्या मतलब तुम कितने बजे आ रहे हो, जा रहे हो, उसके ऊपर। मतलब आ रहे हो का शायद डिपेंड करता भी हो, लेकिन जा रहे हो का नहीं डिपेंड करता, क्योंकि तुम काम करके दे रहे हो। तुम्हारे आज के दिन कितना काम हुआ है, मतलब कितना काम शेड्यूल हुआ, उसमें तुमने कितना काम किया है, तुम्हारा काम हो गया, तुमको जाने दे दिया जाएगा। ये सब का थोड़ा छूट रहता है। तो ये सब मैंने अपने सीनियर से पूछा था, मतलब एक बार सुना था, और सडन ये बात मेरे दिमाग में आ गया कि ये भी एक वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैंने बता दिया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अब वर्क फ्रॉम होम भी बस 6 दिन हो गया है। फिर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के बारे में मुझे कुछ कुछ बताया। फिर मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो वहाँ मेरा 12 बज चुका था, बट ठीक है, मैंने बजने नहीं दिया, मैंने संभाल लिया, ठीक है। तो इस बात से मैं बहुत खुश थी कि मैंने संभाल लिया है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा रीअलोकेशन के बारे में कि अगर तुम्हारा यहाँ के अलावा कहीं रीअलोकेशन होता है तो तुम ओके हो। तो बोले हाँ हम बिल्कुल ओके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कि मेरा कहीं पे भी होता है, मतलब ये तो सही बात है, अगर मेरा कहीं पे भी होता है, इनफैक्ट मैं कोलकाता में रहती हूँ, लेकिन मैं कोलकाता में भी होता है तो भी मेरा घर काफ़ी दूर पड़ता है, तो मुझे वहाँ पर फ्लैट वगैरह लेके रहना ही पड़ेगा, यानी मुझे वहाँ पर कोई लोकल अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसके बारे में भी कहना चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं, कोलकाता नहीं कंसीडर है, मैं कोची के बारे में बात कर सकता हूँ, जमशेदपुर के बारे में बात कर सकता हूँ, बेंगलुरु के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, कहीं पर भी होता है तो मैं फ्लैट लेके ही रहूँगी, आई एम ओके विथ रीअलोकेशन, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा बात हुआ था। उसके बाद इस रीअलोकेशन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, फिर वहाँ पर थोड़ा माहौल न्यूट्रल हो चुका था, क्योंकि इसके पहले एकदम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस था, वो चीज़ फील हो जाता है, मतलब मुझे तो फील हो रहा था, बाकियों का पता नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ फॉरेन जाने के लिए बोला जाए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मान लो तुम आज कंपनी ज्वाइन करती हो और तुमको नेक्स्ट डे ही बोला जा रहा है कि तुमको किसी रीज़न से फॉरेन जाना पड़ेगा, तो और मैं खुश थी यार, मुझे फॉरेन जाने के लिए बोला जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी, ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी। मैंने कहा यस सर, आई विल डेफिनेटली गो, ऐसे करके मैंने कुछ कहा था। और वो भी बहुत, मतलब इतना देर से मेरा जो रिएक्शन था ना, थोड़ा मुरझाया टाइप में था। यहाँ पर मेरे रिएक्शन में एक जोश आया, और वो जोश देख के वो लोग खुश हो गए, उन लोग के फेस में स्माइल आ गया और वो लोग भी हंस रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मुझे ये नहीं कहना था। फिर उन्होंने मुझे हैंड दिया कि नहीं मुस्कान, आई एम सेइंग दैट इफ़
today you will join the company and next day you have to reallocate somewhere else, or the company will say you to go somewhere else, so don't you ask any question, will you ask any question? इस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा। तो फिर उस पॉइंट पे मैंने कहा हाँ मैं पूछूंगी, पर मैं पूछूंगी कि मुझे किस काम से लेके जाया जा रहा है, वहाँ मेरा काम क्या होगा, मुझे क्या करना होगा। लेकिन मुझे एज अ फ्रेशर्स पता है कि मुझे अगर कंपनी ने कुछ मुझे कहा है और एज अ फ्रेशर तो मेरे पास डिनाई करने का ऑप्शन नहीं होगा, मुझे जाना ही होगा, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। ठीक है, तो उनका ये हिंट मेरे इस क्वेश्चन को टूटने से बचा लिया, नहीं तो मेरा जो हाल था मतलब मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि फिर जो एमआर थी मेरा, फिर वो एचआर जो सर थे उनका भी हो ही गया था। फिर जो वो एमआर वाली मैम थी अब उनका टर्न आया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है डेटाबेस में तुम भले ही मन दियो बट आर यू अवेयर अबाउट एसक्यूएल, उन्होंने पहले मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा हाँ, और भले ही मेरे रिज्यूमे में एसक्यूएल को लेकर के प्रोजेक्ट नहीं था, पर रियल लाइफ में मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल को बेस करके बनाया था। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा भी है। तो फिर उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा नहीं, उन्होंने पहले देख रही थी वो टेक वाले भैया से लेकर के ऐसे करके, पर फिर उन्होंने उन सर को वापस कर दिया। एंड देन उन्होंने अपने हिसाब से मुझसे क्वेश्चन करा। उन्होंने मुझसे पूछा, सबसे पहला उनका क्वेश्चन एसक्यूएल से यही था कि वाई वी नीड हैविंग, जबकि हम लोग के पास वेयर है। तो ये बहुत ईजी और बहुत कॉमन क्वेश्चन था, इसका मैंने सही आंसर दे दिया था। ये एकदम डन क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आंसर दिया था, वो भी स्माइल कर रही थी। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, फिर उन्होंने सडन इस पॉइंट पे उन्होंने स्विच करा और सडन मुझसे पूछा कि ठीक है आई एम गिविंग यू अ कोड, तुम मुझे सेकंड मैक्सिमम निकाल के दिखाओ, मतलब सेकंड मैक्सिमम टेबल में है उससे सेकंड मैक्सिमम निकाल के दिखाओ। तो ये तो रटाया कोड था, मैं लिमिट से भी देख के गई थी, और फिर जो क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख करके देखा जाता है वो सबसे ऑप्टिमाइज तरीका होता है, तो मैं वही लिखा। फिर उन्होंने पूछा कि इसके अलावा किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? तो मैंने उन्हें बताया था कि ये सबसे ऑप्टिमल तरीका है, पर इसके अलावा भी लिमिट का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग को ऑर्डर बाय करके सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होगा, फिर ऊपर में दो सबसे बड़ा मतलब ऊपर में सबसे पहला और सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद दूसरा वाला सेकेंड वैल्यू होगा। तो मुझे क्या करना है, दूसरे वाले को फिल्टर करके लिख लेना है। इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से बताया था उनको। तो जब मैंने उन्हें इस तरीके से बताया तो वो उससे मुझे लगा कि वो इम्प्रेस थे, वो खुश थे। ठीक है, फिर उनका इसके बाद क्वेश्चन आया डिलीट के बारे में, कि नहीं उसके पहले उनका क्वेश्चन आया फुल जॉइन के बारे में, कि फुल जॉइन के बारे में बताओ, तो फुल जॉइन कैसे लिखते हैं। उन्होंने कोड लिखने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा कि मैम मैं कोड लिख दूँ, तो उन्होंने कहा था नहीं तुम मुँह से ही बताओ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं फुल जॉइन का एसक्यूएल सर्वर पर रन करूँ, तो एसक्यूएल सर्वर में फुल जॉइन के लिए फुल करके एक फुल जॉइन करके कीवर्ड है, डायरेक्ट फुल जॉइन लिख करके मैं पूरा वो परफॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन अगर वही सेम चीज़ मैं माई एसक्यूएल पे कर रही हूँ तो वहाँ पर मेरा जो फुल जॉइन होगा वो यूनियन होता है लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन का, तो उन दोनों का यूनियन करके मुझे ये चीज़ परफॉर्म करना होगा। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। फिर उनके मुंह से ये वेरी गुड लिटरली आया था, तब मैं बहुत खुश थी, मुझे समझ आ गया था कि स्टार्टिंग में तो इंटरव्यू बड़ा ख़राब जा रहा था, बट बीच में उनके इस वेरी गुड से मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे प्रेरणा मिला था कि नहीं अभी भी एक होप है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ख़राब जा रहा था तो मेरे बैक इन द माइंड यही चल रहा था, अब गया मेरा इंटरव्यू, अब नहीं होगा, लेकिन हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर फुल जॉइन वगैरह हुआ, ये अच्छा गया। फिर उन्होंने डिलीट के बारे में पूछा, तो वो मैम मुझे बहुत अच्छे से मौका दे रही थी। मुझे समझ आ रहा था, मतलब टेक वाले सर में मुझे एक वो बाउंडेशन फील हो रहा था कि नहीं मुझे इतने टाइम में ही इतना बोल देना है, पर मैम के साथ वो बाउंडेशन नहीं था, वो मुझे पहले ही समझ आ गया था। एसक्यूएल सर्वर वगैरह जब मैं बता रही थी उस टाइम पर मुझे समझ आया था, क्योंकि मैं टाइम ले लेके बता रही थी। उसके बाद जब डिलीट का उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि हाँ होता है डिलीट, फिर तुम्हारा ड्रॉप के बारे में, टर्नकेट के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा नहीं था, फिर भी मैंने बताया कि जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में है उसमें उसके अंदर आता है क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, एंड जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है उसके अंदर आता है डिलीट, इंसर्ट, अपडेट। मैंने सब बता दिया, यही पढ़ के गई थी, हम बता दिया। ठीक है, और जो पढ़ के जाओ वो एकदम ढंग से पढ़ के जाना ताकि तुम लोग बता पाओ। खैर
इसके बाद हुआ था कि वो जो इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि मेरा यहाँ तक सब कुछ अच्छा गया था और टेक राउंड मेरा पहले ही बिगड़ चुका था, वो टेक वाले को भी समझ आ रहा था कि बिगाड़ चुके हैं, तो फिर से उन्होंने मेरा रेज्यूमे मुझे वापस करा और बोला कि फिर से कोड लिखो। इस बार उन्होंने कहा था 1 से 15 तक तुमको पहले टेबल लिखना है और टेबल लिखने के बाद तुम्हारा 15 का टेबल लिखना है, 15 का टेबल 1 से लेकर 15 तक लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसको रिवर्स करना है, ठीक है, और रिवर्स करके एरे में स्टोर करके उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उन्होंने जैसे रिवर्स कहा, मेरे दिमाग में रिवर्स का कोड आया, बहुत ईजी। और वो हालांकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं आया था मैं सीधे उल्टा टेबल लिखवा सकती हूँ, ठीक है। 15 से स्टार्ट करती, उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता, ठीक काम बन जाता, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं आया था। मैं सीधे सीधे काम की, एक फंक्शन लिखा जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर वो फंक्शन दूसरे फंक्शन रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसके अंदर एरे रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करने के बाद फिर वही रिटर्न कर रहा है एंड वहाँ पर से लेकर के मेन में रिटर्न कर रहा है। एंड ये पूरा कोड, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो मैंने बस कोड लिखा था, पर इसका मैंने पूरा ऐसे साइड करके मैंने लाइन बनाया और मुझे पता था एकदम अच्छे से लिखना है, तो अच्छे से एकदम पूरा रेज्यूमे मेरा भर गया था मेरे कोड से, मतलब रेज्यूमे का पीछे वाला पन्ना, ठीक है, एकदम अच्छे से भर के मैंने लिख दिया था। तो उन्होंने फिर बाद में ऐसे करके बहुत देर तक फिर वो इस तरीके से मेरा कोड, मतलब मेरा रेज्यूमे ऐसे लेकर के मेरा कोड ऐसे करके वो चेक कर रहे थे, ठीक है। उसी बीच में जो उनके बगल में बैठे हुए थे उन्होंने, मतलब एचआर सर ने मुझसे ये क्वेश्चन करा कि तुम अपना वीक पॉइंट बताओ, मतलब वीकनेस बताओ, ठीक है। तो वीकनेस के नाम पर तो मुझे पहले ही समझ आ गया था कि मैं इंटरव्यू में जाके खतरनाक घबरा गई थी। तो मैंने कहा था कि समटाइम आई हेजिटेट अ लॉट, इनफैक्ट बाय नोइंग द टॉपिक स्टिल आई हेजिटेट बट आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो जब मैंने उनसे ये बात कहा तो उन लोगों के फेस में थोड़ा सा स्माइल था, क्योंकि मैंने अपना रियल वीकनेस बताया और वो वीकनेस उनको सामने से समझ में भी आया है। तो ठीक है, मैंने अपना वीकनेस बता दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर जो ऐसे करके वो देख रहे थे ना मेरे इस आंसर के बाद, वो जो टेक सर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हाँ कोड एकदम सही लिखा हुआ है। मुझसे ना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे थे वो, ना ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछे थे, पर हाँ तुम लोग जो भी कोड लिखना वो अपने दिमाग में एनालाइज कर लेना, हो सके तो खुद से भी बता देना। मेरे दिमाग में था, मैं बता सकती थी उस टाइम पे, मेरा पूरा कोड ऑर्डर ऑफ एन में था, मैं बता सकती थी, पर मैंने बोला नहीं था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं था। और क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस भी लिया था तो स्पेस ऑर्डर ऑफ एन ही होता, लेकिन क्योंकि मैंने एरे असाइन वगैरह किया था, बट एरे को जो रिवर्स करना होता है वो मैंने इन प्लेस ही किया था। तो वो मैं बता रही थी उनको, वो मैं बताना चाहती थी उनको, पर उस टाइम पे मेरे पास बोलने का टाइम नहीं था, मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा जा रहा था और वो उनको भी समझ आ रहा था, मुझे भी समझ आ रहा था, ठीक है, और टाइम बहुत कम था, बाहर बहुत लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हुआ था, तो मैंने नहीं बताया मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर एज अ सजेशन मैं बोल रही हूँ कि जब तुम लोग अपने इंटरव्यू में बैठे हो और बैठ के पूरा कोड लिख चुके हो, तो कोड लिखने के बाद उनको देते हुए बोलना कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना है। अच्छा वो पड़ेगा इम्पैक्ट, मतलब वो होता नहीं है, वही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद उन लोगों ने मुझसे पूछा कि फिर उनका वो हुआ, फिर उसके बाद जो वो एचआर वाले सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए ही मैं एक लॉती प्रिपेयर थी, क्योंकि ये वीकनेस का वाई TCS नॉट विप्रो इन्फोसिस ये सब मैं बहुत मतलब पढ़ के रट के गई थी, वहाँ पे मैं सब भूल चुकी थी, मतलब पढ़ा था, खुद में बड़बड़ाया भी था मैंने, लेकिन उसके बाद भी शायद पता नहीं क्यों मैं वहाँ पर वो सब कुछ अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पता था कि मुझे क्या डिलीवर करना है, मुझे पता था। देखो अगर आप TCS में जा रहे हो और जो इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल सकता है, अगर आप लोग वो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस पॉइंट पे तो जाहिर है कि आपने वेबसाइट चेक नहीं करा है, आपने TCS के बारे में सर्च अच्छे से नहीं करा है, तो ये गलती है, ये फ्लॉज दिखाता है। तो ऐसा कोई गलती मत करना। जो चीज़ आपको वेबसाइट से, जो चीज़ आपको यूट्यूब से पता चल रही है वो चीज़ के बारे में आपको नहीं पूछना है, आपको पूछना है जो चीज़ आपको नहीं पता हो। तो मुझे भी नहीं पता था कि कंपनी में जाके मेरा वर्क रोल क्या होगा, तो मैंने पूछा कि सर इफ़ आई जॉइन द कंपनी तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क द कंपनी कैन असाइन टू मी, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था।
तो उन्होंने कहा कि देखो, जॉइनिंग के पहले मतलब ट्रेनिंग के बाद भी, तुम्हारे ट्रेनिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि तुमको किस तरह का काम तुमको दिया जाएगा, ठीक है, और किस तरह का जॉब रोल मतलब क्या तुमको मिलेगा। और ये पूरे तरीके से क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट चाहता है कि तुम बस बैठ करके एक बटन दबाओ, तो तुमको कंपनी में बैठ के वो एक बटन ही दबाना होगा, ठीक है। और अगर कंपनी तुमको कह रहा है कि तुम्हारा जो तुमको एक्सेल शीट अपना एक्सेल शीट बनाना है या ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ मेंटेन करना है, तो तुमको वो काम भी करना होगा जो ऐसा हो। तो ये पूरे तरीके से क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे करके मतलब उन्होंने ऐसे करके ही बोला था, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। फिर उन्होंने बस ये कहा, फिर उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछते ही मैंने कहा ठीक है, पर उन्होंने जिस पॉइंट पे कहा ना कि जिस पॉइंट पे कस्टमर तुमको कहेगा कि तुमको एक बटन दबाना है, तुमको वो बटन भी दबाना पड़ेगा, जिस तरह का काम तुमको असाइन होगा तुमको वो सारा काम करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे मैं यस सर कर रही थी विथ फुल ऑफ स्माइल, क्योंकि अभी मेरा लास्ट अच्छा जा रहा था, ठीक है। फिर मेरे बगल में जो मैम थी उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। तो मैंने कहा, बताया कि मेरा घर यहाँ पर है, यहाँ पर से इतना देर लगता है, 1.5 घंटा लगता है और यहाँ पर आने में, ये सब कुछ मैंने बताया। फिर तुम क्या सिंगल चाइल्ड हो? तो मैंने कहा मैं सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ। पर उन्होंने नहीं पूछा कि कितने भाई बहन हो या कुछ भी, पर उन्होंने बस यही पूछा था और मैंने शॉर्ट में आंसर देके ख़त्म किया, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि मान लो कि तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम्हारा इफ काम ज़्यादा है तो तुम क्या करोगी उस पॉइंट पे? तुम क्या उस दिन काम फिनिश करके जाओगी या नेक्स्ट डे पर टाल दोगी? तो मैंने कहा ये पूरे तरीके से काम के ऊपर डिपेंड करता है और डेडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मेरा जो ये वर्ड था डेडलाइन, क्योंकि आप जब ऑफिस में काम करते हो तो आप इसी तरह का वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। और उसके बाद भी ये चीज़ हुआ था। फिर उन्होंने इस क्वेश्चन को वहाँ पर पॉज किया कुछ देर के लिए। फिर उन्होंने एक दूसरे क्वेश्चन पर शिफ्ट करा कि क्या हो कि मान लो एक कस्टमर है, ठीक है, एंड वो कस्टमर का खुद का पासवर्ड है और वो खुद मतलब उस कस्टमर का ही पासवर्ड है और तुम पहले ऑथेंटिकेट कर चुकी हो कि कस्टमर वही है, ठीक है, एंड कस्टमर फिर भी अपना पासवर्ड भूल चुका है। तो कंपनी में वो तुमसे कॉल करके मतलब कंपनी में तुमको पूछ रहा है अपना पासवर्ड देने के लिए और तुम्हारे पास डेटाबेस का एक्सेस है, एज यू विल वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अगर तुम्हारे पास डेटाबेस का एक्सेस है तो तुम क्या करोगी? उसका जो पासवर्ड है उसको दे दोगी, ठीक है। तो हम बोले कि हम कुछ भी बोलते तो वहाँ पे उनके पास क्रॉस क्वेश्चन होता, क्योंकि अगर हम कहते कि हम नहीं देंगे तो हम क्लाइंट को सीधे नाराज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी कहते कि अगर हम दे देंगे तो हम कंपनी का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा कि मैं अपने किसी सीनियर से पूछूंगी। तो उन्होंने कहा तुम सीनियर से तुम किससे पूछोगे, मुझे एग्जैक्ट बताओ। तो मैंने कहा कि मैं अपने टीम लीड से पूछूंगी कि मुझे बताइए कि एक क्लाइंट है जो ऐसा ऐसा करके बोल रहा है, तो वो जैसा मुझे सजेस्ट करेंगे मैं वैसा ही करूँगी। एंड फिर उन्होंने एक स्माइल दिया, तो मैंने भी एक स्माइल दिया, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा लास्ट का जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा था कि पॉज करा था, वो यहाँ पर से दोबारा से कंटिन्यू किया उन्होंने। और ये क्वेश्चन जब वहाँ पर से दोबारा से कंटिन्यू करा तो उन्होंने कहा देखो, हर इंसान का अपना एक पर्सनल लाइफ होता है, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं। क्या वीकेंड्स पे अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा लोडेड काम है, तुम्हारा ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान है कि तुमको कहीं उन लोगों के साथ जाना है घूमने के लिए, तो तुम क्या करोगी? तो हम बोले कि मैम ऑफकोर्स मैं कैंसिल करूँगी और मेरे लिए मेरा जो वर्क है वो मेरा प्रायोरिटी है। मैं सबसे पहले अपना काम करूँगी, उसके बाद मैं कुछ और करूँगी। और नॉर्मल लाइफ में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, मतलब मेरे एक लिमिटेड फ्रेंड है और मैं वैसे भी वीकेंड्स पे घूमने के लिए नहीं जाती हूँ और मेरा बेयरली कोई प्लान बनता है, ठीक है। और इसमें भी अगर कॉलेज में भी कभी भी ऐसा होता था कि मेरे को घूमने जाना है और मुझे घर पे मतलब कोई काम है, तो मैं ऑफ कोर्स पहले वो काम करती हूँ। तो ये मैं अपने वर्क कल्चर में भी फॉलो करूँगी। मैं विद ऑनेस्टी डेडिकेशन अपना काम पहले कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं पहले अपना काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं बाकी के किसी भी चीज़ के बारे में सोचूँगी, ठीक है। और ये लाइन बहुत अच्छे से बहुत फ्रेंकली उस टाइम मेरे मुंह से निकला था, ठीक है। और इस लाइन के बाद मैं बहुत खुश थी, मैम भी बहुत खुश थी। फिर मैम ने जाते वक्त मुझे कहा कि कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। मेरे इस लाइन के वजह से उन्होंने मुझे ये कहा था ऑफ कोर्स। तो मुझे इसके बाद लगा था कि हाँ, मेरा अच्छा पैकेज जिसके लिए मुझे इंटरव्यू कॉल आया था वो मिल जाएगा। बट
बाद में मुझे पता चला कि मेरे को हफ्ते भर में ही मेरा ऑफ़र लेटर आ चुका था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ आया कि ऑफ़र लेटर तो मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे निंजा के रोल में मिला था। तो हाँ, मैंने टीसीएस का ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, बट मुझे डिजिटल नहीं मिला है, मुझे निंजा के रोल में कंपनी ने ऑफ़र लेटर दिया है। बट इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड आई विल डेफिनेटली जॉइन द कंपनी। तो ये था मेरा पूरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था और ये वीडियो के लेंथ से ही समझ आ रहा है। अगर यहाँ पर बैठे बैठे मैंने अपना जितना क्वेश्चन बताया उसमें इंटरव्यू इतना लंबा चला था, तो सोचो वहाँ पर इंटरव्यू वाकई लंबा चला होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू काफ़ी लंबा था। फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, फिर मैंने थैंक यू वगैरह बोला, खुशी खुशी मैं बाहर निकली। पर बाहर निकल के भी एक दो लड़की मुझे वहाँ पर ही मिल गई थी। मेरी जान पहचान की मुझे वहाँ कोई नहीं मिली थी, बट वहाँ पर मुझे जो भी लड़की मिली थी मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या पूछा गया है। तो एक लड़की के साथ ऐसा भी हुआ था, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाकर लेकर के जा रहे हो, प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ के बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि वो लोग जो भी कीवर्ड आप लोग लिखे होगे उसको लेकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। आप लोग गेटअप को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आप भरोसा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। एंड मैंने अपने सीनियर से ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बताइए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने मुझे ये 200 400 ये चीज़ के बारे में बताया था कि कौन सा किसके लिए यूज़ करते हैं, और मैं ये पढ़ के भी गई थी। पर वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से मुझसे ये पूछा, उस पॉइंट पे या तो मेरे ध्यान से निकल गया और मैं क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर पाई कि मेरा जो सोर्स कोड है उनका वो रिसोर्स कोड है, ठीक है। तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। शायद मेरे एक्सपीरियंस आपको समझ आया होगा। तो आप लोग 200 400 300 500 सब कुछ देख करके जाना, ठीक है। किसके लिए क्या यूज़ होता है, 404 सब कुछ, ठीक है। और हाँ, ये हॉपस्कॉच एक प्लेस है जहाँ पर आप लोग पुट का रिक्वेस्ट, गेट का रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे करके सीधे देख सकते हो कि किसका कोड क्या है। वहाँ पे बगल में ही एक बॉक्स में दिखा देते हैं। अगर आप लोग कभी हॉपस्कॉच को एक्सेस किए हो तो आपको पता है, तो आप लोग वैसे करके भी कर सकते हो। नहीं तो सीधे आज के डेट में ChatGPT है, गूगल है, जेमिनी है, किसी से भी पूछो और इन सब के बारे में अच्छा नॉलेज लेकर के जाओ। ये बहुत पूछा जाता है, स्पेशली जब आपका जो इंटरव्यू है वो यहाँ कोलकाता पे हो रहा हो तो, ठीक है। एंड इसके बाद यही सब कुछ रहा। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, अच्छा ड्रेस पहन के जाना, अपना जो शर्ट है वो आयरन रखना। मैटर नहीं करता तुम्हारा शर्ट कैसा, मतलब शर्ट किस कलर का है, ठीक है। और सिंगल कलर पहन के जाना, और ठीक है, अपना ड्रेस को अच्छा रखना। एंड हाँ, मैंने तो अभी जीन्स पहना है, पर उस टाइम पे मैंने एक फॉर्मल पैंट पहना हुआ था, ठीक है। तो मेरे ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने मुझसे ड्रेस को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं करा था। पर एक लड़की थी, उसका ड्रेस आयरन भी नहीं था और वो नीचे में जीन्स पहन के आई थी, पर उसका शर्ट था ब्लैक कलर का। तो फिर उससे ड्रेस से लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम मुझे बताओ कि एक फॉर्मल ड्रेस कहने का मतलब क्या है। अगर आप इनफॉर्मली जाते हो तो सामने वाले के पास ये थोड़ा जा सकता है कि आप शायद इस इंटरव्यू को लेकर के सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना, ड्रेस के ऊपर ध्यान देना, डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से अरेंज करके जाना और सब कुछ अच्छे से लेकर के जाना, ठीक है। और रेज्यूमे का मैं 2 कॉपी करवा के लेकर गई थी, लेकिन एक ही कॉपी लगा था। और वो एक कॉपी वो जो आप लोग को बोला जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाने, उसी में करके उन्होंने खुद से ही अटैच कर दिया था, ठीक है। तो वो जो कॉपी है वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा चीज़ होगा, वो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और मैक्स टू मैक्स मैं यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि मेरे साथ जो सिचुएशन हुआ था उसमें मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे जा रहा था। कभी मैं खुश हो जा रही थी, कभी मैं दुखी हो जा रही थी। इंटरव्यू में ये सब नहीं चलता है। आप एक फेस लेके जाना जो वैसा का वैसा हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उस फेस में एक स्माइल होना चाहिए, आंखों में कॉन्फिडेंस एंड चमक होना चाहिए, एंड आप आंखों में आंखें डाल करके देख करके आंसर दे रहे हो, ठीक है। ऐसे करके आंसर मत देना, ठीक है। ये सब चीज़ ठीक था मेरे अंदर कि कॉन्फिडेंट तो था, बट मुझे समझ आ रहा था कि मैं नर्वस हो जा रही हूँ। और जो मेरा स्टेटमेंट था उसमें कभी कभी ऐसा हो रहा था कि बीच में मेरा स्टेटमेंट में ऊपर नीचे हो रहा था। तो वो जो मेरा ऊपर नीचे हो रहा था वो भी मुझे समझ आ रहा था। तो आप लोग क्या करना, घर में पहले से ही आईना के सामने इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ गर्ल परफेक्ट।
ठीक है। तो इसलिए मेरा इंटरव्यू बस इतना ही था। सो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। होपफुली आप लोग इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और मुझसे जितना भी क्वेश्चन करा गया था मैंने वो सारा का सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में पहले ही डाल रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी एक बार चेक कर सकते हो। सारे क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करके जाना। अगर जावा बोल रहे हो तो जावा के एक एक चीज़ के बारे में पढ़ के जाना। मुझसे ऊप्स इनहेरिटेंस ये सब नहीं पूछा गया था, पर आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हर एक चीज़ को देख करके जाना ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट रहो और आपको सब कुछ पता हो। आपसे पूछा जाए तो आप ढंग से आंसर कर सको। एटलीस्ट जितना प्रिपेयर करके जाओ उसको भी अगर आप डिलीवर कर देते हो अच्छे से तो वो भी मैटर करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं TCS में जो IPA का एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। बाय बाय।